मैडम मरियम जैन का, और शहजाद मंजूर साहब का, अब्बास रांझा साहब का, और तमाम न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र का जो हमारे साथ कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं और इस एक नेक मकसद को ऊपर चढ़ाने के लिए एक अपना इनपुट डाल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा पाक न्यूट्री सर्विसेज़ के हवाले से। पाक न्यूट्री सर्विसेज़ तकरीबन 2017 में अपना बाकायदा काम का आगाज़ किया। इन 2017 से 20 तक तकरीबन हमने 40 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की। इसमें न्यूट्रिशन सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन और अवेयरनेस कैंप, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को अवेयरनेस देना था। तमाम इस प्लेटफ़ॉर्म पे तमाम एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, जो मीन के ये जानते हैं तकरीबन 75% लोगों की डिज़ीज़ जो हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन से रिलेट करती हैं। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मील के न्यूट्रिशन की अवेयरनेस ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में फॉल कर जाते हैं, जैसा कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपरटेंशन है। इसके अलावा जितनी बोन डिजीज़ेज़ हैं, ये सारी की सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड से रिलेट कर रही होती हैं। और इसका मकसद ये नहीं है कि लोगों को एक्सेस नहीं है अच्छे न्यूट्रिशियस फूड तक। काफ़ी सारे लोग जो हैं अफोर्डिंग हैं, जो इनके एक्सेस रखते हैं कि अच्छी खुराक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उनको अवेयरनेस ना होने की वजह से वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते और मुख्तलिफ बीमारियों में फॉल कर जाते हैं। और ये तमाम वो बीमारियाँ हैं जिनको आसानी से फूड से रिलेटेड के ज़रिए जो है ना हल किया जाता है। हम हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम फीमेल्स क्योंकि ये तमाम बीमारियां हैं गर्ल्स से रिलेटेड हों या फीमेल से रिलेटेड, तो इनमें ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज वाज़े तौर पर ज़्यादा देखी गई है। तो हमने पहले भी वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ भी एक्टिविटीज़ की हैं। डायबिटीज़ डे हमने सेलिब्रेट किया था डॉक्टर असमत नाज के साथ मिलके। और दूसरा होम इकोनॉमिक्स कॉलेज हो। तो इस हवाले से नेक्स्ट हमारे प्लान जो अब हमारा रिसेंटली काम चल रहा है वो है न्यूट्रिशन असेसमेंट पे। न्यूट्रिशन असेसमेंट के हवाले से हमने तकरीबन काफ़ी सारे स्कूल्स में ये न्यूट्रिशन असेसमेंट की अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रहे हैं। और मैंने डॉक्टर मरियम जैन से भी बात की थी। हमारा एक पूरी कोशिश है कि हम वुमेन यूनिवर्सिटी को ये अपॉर्चुनिटी दें कि हम तमाम स्टूडेंट्स जो फीमेल हैं या टीचर्स हैं उनकी हम असेसमेंट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें, फिर उनके मुताबिक उनको डाइट प्लान दें। क्योंकि एक न्यू जनरेशन को जो है ना एक हेल्दी तरीके से परवान चढ़ाया जाए। तो थैंक यू सो मच। और मैडम उज़मा आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके साथ काम करके हमें हमेशा अच्छा लगा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच। चलिए मरियम आगे नेक्स्ट। यस मैम, अब हम अपने इसका प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। और मिस्टर गफूर अहमद पाक न्यूट्री सर्विसेज से कुरान पाक Anza, okay. So please come and read few verses of Holy Quran. ये मज़र साहब से कि अपना अनम्यूट कर लें, उनका म्यूट है और वो कुछ पढ़ रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you so much, Ms. Ansa Ghaffar, for very nice verses which you shared with all of us. And now I start properly by requesting Mr. Muhammad Abbas Ranja from Park Food Safety Services. Please, sir, come and give us your views about nutrition and how the nutrition is important for women and why this day is so much important for us to celebrate. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Everyone is listening me? Ji. Assalamu alaikum to everyone, to all students and professionals and everyone there. Here is Muhammad Abbas Ranja. I am doctorate scholar in food science and technology. I have almost 5 to 6 year experience. First, I was working in Punjab Food Authority as a rules and regulation officer. And now I am as a quality manager here in Ramada International Hotel Multan. First, I want to share that I am part of multinational sectors, certification companies for foods and regulations. Even I am the part of different projects regarding FDA and WHO-based product development and their labeling procedures. Here, I feel glad to discuss some important aspect of food safety and quality assurance. You can say the food safety, especially, it's the second World Food Safety Day, which is 7th June 2020. It's important that first World Food Safety Day was celebrated last year on 7th June 2020, and it's the second World Food Safety Day jointly organized by Women University Multan, Park Food Safety Services and Park Nutrity Services. It's a joint venture. You have to acknowledge that it's seminar come training. You can say you will learn such like a training, not only as a seminar. So I am here to welcome you all for a learning activity, and I appreciate the team of Park Nutrity Services and the Women University. They are really doing hard work to organize this activity. Thank you, sir. And now proceed for your talk, which you want to share with us. Can you watching the screen? Yes. Okay. We are here to start the two-day activity, World Food Safety Day, jointly organized by Women University, Park Food Services and Park Nutrity Services. I have already shared about it. Today we have some learning outcomes. You can say food safety. Basic, first we will discuss food safety, its background, its importance and its future. Then food safety, everyone's business, which is a theme of WHO, World Health Organization ने जो theme दिया है इस साल का वो है everyone's food safety is everyone's business. Third है top 10 facts of food safety, which is most important. I will share it with you. Top 2 diseases and gap identification. Actually, I was here to discuss multiple diseases and their gap identification toward the food safety and nutrition, but due to time lag, we just mentioned 2 diseases. Then messages from different organizations, FDA, FAO, WHO, our organizations like Park Food Services, Park Nutrity Services.
which they have messages for our community. We will discuss here. Food safety from farm to fork. It's most important. How we can manage food safety from farm to fork. Then we will discuss role of professionals in food safety. It's the main part of today's training because most of the professionals are confused. Like you can say food technologists know that they are directly involved in food safety and quality assurance. Okay, but chemists, botanists, zoologists, nutritionists, and other field members don't know what they have to do in food safety and what's their chance in doing work with food safety. At the end, role of food safety in COVID-19, everyone's know that there is no contamination from food regarding COVID-19, but we will relate here because WHO is emphasizing on these issues as well. First, what is food safety? हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि फूड सेफ्टी है क्या? Absence or safe acceptable levels of hazards in food that may harm the health of consumer. या कोई हैजर्ड absent हो या फिर वो हो तो सेफ लेवल तक हो, लाइक वो किसी भी कंज्यूमर को किसी भी किस्म का हेल्थ प्रॉब्लम ना करे. हेलो, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज उसको ऑन कर दीजिए. सॉरी, एक्चुअली मैंने पहले पूछा था कि मतलब स्क्रीन शेयर है या नहीं है, तो मुझे क्योंकि बताया गया था कि स्क्रीन शेयर है, दैट्स वाई मतलब मैंने जो है ना इसको प्रोसीड किया. अभी मैं दोबारा इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ. आप अपने उससे स्क्रीन शेयर करेंगे जूम से. स्क्रीन शेयर के बाद कंप्लीट डेस्कटॉप जस्ट शेयरिंग बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई है. उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन होगा डेस्कटॉप शेयरिंग का, तो वहां पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस की स्क्रीन है वो टोटली पार्टिसिपेंट क्या आप में से बता सकते हैं स्क्रीन शेयर हो गई है? अभी तक तो नहीं. स्क्रीन शेयर नहीं हुई, हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं. आई मीन आई एम सीइंग यू सिटिंग देयर बट screen of a PowerPoint presentation is not shared yet. एक्चुअली स्क्रीन इधर से शेयर हो गई है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है. कोई बात नहीं, आप सेटिंग कर लें. स्क्रीन शेयर कर लिए, अब हो गई है? नहीं, इधर मेरे से तो नहीं हुई. आप प्लीज उसमें साथ हेल्प ले लें. सर आपने स्क्रीन शेयर पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे, वहाँ पे आपने कंप्लीट डेस्कटॉप शेयरिंग पे क्लिक करना है, तो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगी. यहाँ से जो है वो स्क्रीन शेयर हो चुकी है. ये कोई प्रॉब्लम आ रहा है? इलियास, क्या आप प्रेजेंटेशन चला सकते हैं? यस सर, मुझे शेयर करते हैं पीपीटीज, मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ. मीटिंग सेटिंग से मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है. एक्चुअली डोंट नो, आप अपनी एक्सक्यूज मी, यू जस्ट ओपन योर पावरपॉइंट, you just open your PowerPoint, yes, and then share screen. It will be visible to all audience. एक्चुअली ऑलरेडी मैंने जो है वो स्क्रीन शेयर की हुई है, लेकिन आई डोंट नो मतलब कहाँ पे कोई इशू आ रहा है. अभी शो हुई है स्क्रीन?
आपकी वीडियो शेयर हो रही है, आई मीन वी आर एबल टू सी यू, बट स्क्रीन शेयर के लिए आप वहां पे क्लिक करेंगे। लियाज साहब आपकी हेल्प कर देंगे। इलियास, मैंने आपको सेंड की हुई है वीडियो, क्या आप उसको प्रेजेंटेशन उसको प्ले कर सकते हैं अभी के लिए? एक मिनट सर। मीनवाइल जो बाकी सब पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से आप लोगों को क्या लगता है कि किस किस चीज़ की जो सेफ्टी है वो रखी जाए, और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें लैक हैं जो हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे फूड बॉर्न डिजीज़ेस जो हैं पाकिस्तान उसमें 5th नंबर पर है, और जो 3 मेजर डिजीजेस हैं वो फूड पॉइजनिंग, डायरिया या फिर कैंसर रिलेटेड टू लिवर और पैंक्रियाज है। सो इफ डॉक्टर मरियम एक्चुअली डॉक्टर मरियम एक्चुअली अवेयरनेस की इतनी ज़्यादा कमी है, and I'm really thankful that you have organized this webinar for all of us, and definitely it's going to be very beneficial and useful for us. तो ये हम तो we are looking forward कि ये हमें बताएं कि मतलब what's wrong there, कौन से preventive measures होने चाहिए फूड सेफ्टी के हवाले से। तो ये इसीलिए हम लोगों ने ये जो है ना डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो ये है फूड के हवाले से, फूड हमारा नहीं है ठीक और उसकी सेफ्टी के हवाले से जो है वो स्टेप्स एंड मेजर्स जो हैं वो नहीं उठाए जाते, इसीलिए जो हेल्थ के जो है सिचुएशन इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे इन पाकिस्तान। राइट। थैंक यू मैडम। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में अनअवेयरनेस है, वी यूज़ माइक्रोवेव को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक के मटेरियल में डाल के, और इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी पिछले दिनों, तो उसमें ये पता लगा कि 1980s के बाद से पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत ट्रेंड था, अभी भी है काफ़ी, कि वो घर से खाना कम लाते हैं और वहाँ प्लास्टिक के मटेरियल में या बॉक्सेस में लेकर भी आते हैं, तो उसी में ही गर्म करते हैं खाना। तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल मटेरियल है, डॉक्टर सारा भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो बता सकेंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं और वो प्रेजेंट होते हैं, और जब वो इंटरेक्ट होते हैं फूड मटेरियल के साथ तो हमें तो नहीं पता लगता, बट इनसाइड आवर बॉडी वो कहीं पे जाके स्टिक हो जाते हैं और एक्सक्रीट आउट नहीं होते, और वो मेटल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स भी होते हैं जो कि आजकल जैसे ये बहुत कॉमन इशू आ रहा है पाकिस्तान में कि जो क्रॉप्स हैं या डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना, उनको गंदा पानी दिया जाता है, तो जिसकी वजह से डिफरेंट मेटल डेपोजिशन जो हैं गंदे पानी की वजह से, तो वो प्लांट्स के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर जब हम कोई भी सब्जी या वो खाते हैं तो उसकी वजह से मेटल्स भी हमारे अंदर डेपोजिट हो जाते हैं, और ये मेटल्स या एक्सेस ऑफ कंटेमिनेंट्स जो हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते और ये कैंसर कॉज कर रहे हैं। मेरे तो जानने वालों में काफ़ी ये मैंने सुना है कि ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि किसी को पेंक्रियाज का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का है, और इस तरह के जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं या ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसी वजह से हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में कंटेमिनेशन बहुत है और केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है,
प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज बहुत है. People don't prefer use different types of safe utensils. एक रिसर्च में उन्होंने बताया था कि आप स्टेनलेस स्टील के अगर मेटल यूज करेंगे या मिट्टी के, जैसे कि पुराने ज़मानों के बर्तन यूज होते थे, तो उससे ये फायदा होता है कि आप जो है ना हार्मफुल जो हैजार्डियस इवन माइक्रोवेव में भी अगर गर्म करके आप किसी चीनी के बर्तन में और उसे आप मेटल यूज करेंगे, आयरन स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करेंगे या मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है. कहाँ थी आप? राशिद था वो था वो. मैडम मरियम, मैं भी कुछ कह सकती हूँ? उसका एक डॉक्यूमेंट. यस मैम, श्योर. तो हम वेट कर रहे थे उनका. अच्छा, मैं जाहिर है जब तक वो अभी कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि हम लोग क्यों इतना कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाए, और वो भी पाक न्यूट्री सर्विसेज के साथ. जब मैं तैयारी कर रही थी इसकी आपके इस वेंचर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैंने थोड़ी सी रीडिंग अपने तौर पे की एज ए ले पर्सन, और जानने की कोशिश की कि आखिर ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई. उसकी असल वजह ये थी कि अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबली, इंटरनेशनली, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में शामिल नहीं होते, या लैंड लॉक्ड हैं, या उनके अपने कुछ इस किस्म के सियासी और माशी हालात हैं, जिसकी वजह से जो हमने देखा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमने फेमाइन्स भी देखे, और बहुत बुरे जो इकोसिस्टम को जब ख़राब किया जाता है. 1981 में आपको याद होगा, 83 में, 84 के अंदर बहुत बड़े फेमाइन्स आए अफ्रीका के अंदर, इथियोपिया में, जहाँ पर हमने देखा कि लोग पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो उनसी है वो मुतासर हुई उससे, और सिर्फ उसका ताल्लुक फूड प्रोडक्शन से ही नहीं था. एक साइकिल के तहत, आप साइंटिस्ट हैं, आप बेहतर जानती होंगी, तो मैं तो एज ए ले पर्सन ये बात कर रही हूँ. और फिर मुझे ये बात ट्रांसपायर हुई कि ये जो फूड सेफ्टी है, इसका ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल पे है. बीच में आप कोई हैंड रेज करें या कोई. डॉक्टर मरियम, इट्स टेक्नोलॉजी एंड we don't mind it. Yes, sure. ऐसे होता है जी जी, ऐसे होता है, कोई नहीं. मतलब we always have our plan A and B and sometimes C. Let me share a good quotation that I come across, that your diet is a bank account and good food choices are good investments. So it's really a good quote, and we are waiting for the speaker, what he has to share with us. Right. In the meanwhile, I'll share some posters जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी बनाए हैं. भाई मुझे दो हैंड वर्क करोगे, भाई मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो आ रहा है वो स्क्रीन शेयर डिसेबल किया हुआ है. उन्होंने क्या अब्बास रंजा के नाम से ना दूसरी. Can I ask two questions I have in my mind? This is Dr. Farah from Botany Department. Yes, ma'am, sure. Go ahead. Okay. जैसे बाहर के ममालिक में हम जब होते हैं तो हम कैन फूड बहुत यूज करते हैं. तो I have a question कि are canned foods unsafe to eat? And one question is that is it safe to reuse food packaging materials? So these are the two questions in my mind. I want to know about these things because I used these canned material when I cook food, and today
it came in my mind that I can also ask these two things whenever you will discuss these all the things I want to know. Thank you very much. लेयर और ब्रोइलर जो है उनकी जो है ना उनकी जो स्पीशीज and one more thing is that is it safe to reuse the oil used for frying, because some people say that don't use that oil, reuse the oil when you fry something. So these cause many problems and these are very harmful. Yes, ma'am. Mr. Abbas Raja will answer your questions. Thank you so much for asking. And I think now screen is shared. Everyone is able मुझे to ये बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? Yes, screen is shared and वो आ रही है सबको नजर. सर स्क्रीन शेयर होगी, आप कंटिन्यू करें सर अपना लेक्चर. थैंक यू. जी ये बताइएगा कि मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ? जी सर, इसका स्लाइड शो कर दें F5 से तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी. F5 और तमाम ऑडियंस जो है ना अपने आप को खुद श्योर आप करें. राइट, अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ. आपकी स्क्रीन देख रहे हैं? जी जी नजर आ रही है. आप स्टार्ट करें. बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट कर लें. थैंक यू. ऑल पार्टिसिपेंट्स अपने जो माइक है वो साइलेंट पे लगा लें, म्यूट कर लें. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Bismillahirrahmanirrahim. We are starting our presentation here. First, there was a screen issue. Sorry for that. I was using Zoom on my cell phone, and it was not sharing the screen as well. World Food Safety Day, as we already discussed, jointly organized by Women Industry, Pakistan Food Safety Services, and Pak Nutri Services as well. Here are the learning outcomes. First, food safety. We will discuss the background, importance, future. Second, food safety, everyone's business. It's a theme given by WHO this year. We will discuss this theme here. Then, top 10 facts of food safety given by WHO. It's most important thing. We will discuss it in detail. And then, top 2 diseases and gap identification. Actually, most important thing जो होती है वो ये होती है कि हार्ट डिजीज का जो है हम गैप फाइंड करते हैं कि वो कहाँ से हो रही है. When first if we have find a gap, then we can prevent it. Actually, we are not going to cure it. We have to prevent it. We will discuss it in detail. Then messages from different organizations. Definitely, we will share it. Then food safety from farm to fork. It's most important. We will discuss the role of farmer and then the middleman and then processor and then the consumer as well. Then role of professionals in food safety. Its main point, as you all are professionals, if you are a chemist, if you are a nutritionist, if you are a botanist or zoologist or food technologist, anyone, we will discuss the role of professionals here. Then role of food safety and COVID-19. Definitely, we are going in COVID-19 pandemic issue. We will discuss here. Although there is no direct role of for food safety and COVID-19, but many of the important points raised by WHO and FDA we will discuss here. First, food safety. What is food safety? Absence or safe acceptable levels of hazards in food that may harm the health of consumer. Simple है कि हमारे food के अंदर
कोई भी ऐसा हैजर्ड या तो वो प्रेजेंट ही ना हो, अगर प्रेजेंट हो इन केस प्रेजेंट then it should be to the acceptable limit. Like water है, अगर हम वाटर का सैंपल टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी पाए जाते हैं, लेकिन हम डिपेंड चेक कर रहे होते हैं कि उन बैक्टीरिया की जो लिमिट है वो एक्सीड तो नहीं करी, आर्सेनिक है उसकी लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रही। हमारे पास जो और चीजें हैं जो हमारे पास केमिकल है या बायोलॉजिकल है या फिजिकल है, फिजिकल में हमारे पास लाइक स्लाइड सी सैंड आ गई है, वो इतना इशू नहीं होता। हाँ, अगर वो सैंड बहुत ज्यादा आ रही है तो वो डेफिनेटली मतलब एक लिमिट से ज्यादा आ रही है तो डेफिनेटली वो इशू होता है। तो हमारे पास कोई भी हैजर्ड है या तो अब्सेंट हो या फिर वो प्रेजेंट हो तो अप टू द सेफ लेवल। Everyone is listening me? Yes, we are listening. क्या मेरी okay, thank you. Then, yes, first document which was present in the history of you can say food safety, it was presented in 2023, मतलब 323 BC में फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्लान दिया गया था जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया था किसी फूड सेफ्टी के इश्यू को। उसमें अलेक्जेंडर की जो डेथ हुई थी उसको बाद में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कहा कि दिस डेथ वाज फ्रॉम टाइफाइड फीवर, यू कैन से साल्मोनेला टाइफी वाज द कॉज ऑफ दैट डेथ। ये हम एक बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि बैकग्राउंड था क्या। उसके बाद एक एसिड ऑफ ब्रेड एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया, फर्स्ट फूड लॉ था जो 1202 मतलब 1202 में जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। इस लॉ के में मुताबिक ये था कि नो फूड हैव एक्सटर्नल थिंग्स, यू कैन से कंटेमिनेशन या फूड फ्रॉड को उस टाइम डिस्कस किया गया था इस लॉ के अंदर। देन हमारे पास अगेन आगे लॉ आते गए, यूएसडीए डेवलप हुआ 1862, देन एफडीए डेवलप हुआ, देन प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट हमारे पास डेवलप हुआ जो 1906 को। देन इफ वी कम इन पाकिस्तान, पंजाब फूड अथॉरिटी डेवलप हुई 2012 को, एंड नाउ ऑल प्रोविंसेस हैज फूड अथॉरिटीज एंड देयर सिस्टम्स एज वेल। देन हम अगर इसके बाद आगे डिस्कस करें future of challenges, future challenges, which are the future challenges to the food safety? First, most important, choice of the food. Actually आपको पता लगा होगा कि हमारे जब से कोरोना आया है तब से हमारा डिजीज बर्डन कम हो गया। Why? Because choice of food. Actually we have 90% of the people in Asian countries have wrong choice of food. Other Western countries or other countries, they normally don't have, you can say that they don't have wrong choice of food, but they are alcoholic and other addicts, that's why they have more disease level. But in Asian countries, we have wrong choice of food because fast food, sugar, salt, these three things are most common which cause a lot of disease in our community. We will discuss about it. Then broad food processing methodologies. In future, many of the food processing technologies are developing. We have to prepare our food safety standards according to that processing methodologies. If just like if we are going to high pressure processing techniques, if we are going to ultra raise high processing techniques and magnetic processing techniques, then we also have to ensure that the extent of ultraviolet, the extent of magnetic, the extent of hydration is safe for health or not. ये बहुत important है. Then enhance of chemical and microbial exposure. Issue हमारे पास ये है, हमारे पास day by day flavors बढ़ते जा रहे हैं, microbial content बढ़ता जा रहा है हमारी community के अंदर, हमारे उसके बाद हमारे chemical usage जो है हम क्योंकि diversity चाहते हैं अपने food system में,
तो उस डाइवर्सिटी के लिए हमें बहुत सारी चीजें जो चैलेंजेस हैं वो फूड के अंदर आ रहे हैं, जिसको हमें साथ टाइम के साथ साथ कोप करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Even yesterday, I was in discussion with Chinese supplier. Actually, आपको पता है इस साल के स्टार्ट से ऑलमोस्ट 300 प्रोडक्ट्स हैं जो टैक्स फ्री हो गए हैं, उससे पाकिस्तान और चाइना का ट्रेड जो है ओपन हो गया। The issue is that if they are going to import chicken from Pakistan, like chicken feet and chicken wings, they are interested in their import, and even they are demanding 200 million ton, 200 ton on a weekly basis. But the issue is that हमारे पास पाकिस्तान में हमने क्योंकि आज तक चिकन एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हमारे बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जो जस्ट वॉच एंड डू। तो ये सिस्टम वो करी जा रहे हैं कि हम देख रहे हैं तो ओके हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास सिस्टम में हमेशा यही होता है पाकिस्तान में, वॉच एंड डू। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने ये लास्ट यस्टरडे उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि क्या आपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अपने स्टैंडर्ड डेवलप कर लिए हैं, क्या वो जो चिकन है वो स्लॉटरिंग, देन उसकी स्टोरेज, देन उसका फॉरेट, देन इसका एंड तक कंज्यूमर तक क्या वो सेफ्टी लेवल मेंटेन करेगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, फ्यूचर चैलेंज है जो हमारी जो कम्युनिटी में आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट है, हम नहीं कर पा रहे उसको क्योंकि प्रोफेशनल लोग बहुत कम है ऐसे ट्रेड के अंदर। देन लास्ट, फूड फ्रॉड। एक्चुअली कोई भी अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटीज हैं या कोई भी सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीजें इजीली पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन फूड फ्रॉड एक मेजर थिंग है जिसको कॉप अप करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता जाता है किस साइड पे इन्होंने चेंज करना है। जस्ट लाइक आप मिल्क के अंदर कंटामिनेशन की बात करें, मिल्क में अडल्ट्रेशन की, तो अडल्ट्रेशन मिल्क में बहुत टाइप की होती है, विद द पैसेज टाइम बढ़ती जाती हैं। इवन हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं पंजाब कमेटी साल था, तो पीपल कम एंड से sir, if you are testing this thing in milk or this thing in you can say red chili pepper, chili powder, then this is not available. It will be new. It was surprising for us because we don't know which type of alteration they are going to in future. Same fraud with labeling, same fraud with claim. This is a major thing. Today's main thing, food safety, everyone's business, everyone's need, everyone's requirement. It's most important. Actually हमारे यहाँ है क्या, हमने एक माइंड कंसेप्ट बना लिया है, फूड सेफ्टी जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए है, इंडस्ट्रीज करेंगी, फूड सेफ्टी हमारे पास अथॉरिटीज के लिए, अथॉरिटीज करेंगी, फूड सेफ्टी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, WHO के लिए, FDA के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। जस्ट लाइक मैं समाज से एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद पता ना हो कि पाकिस्तान में, मेजोरिटी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फूड पॉइजनिंग होती है बच्चों के अंदर खास तौर पे, वो होती है कि हमारे यहाँ, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि रायता बनाया जाता है, उस रायते को जो है बना के रख दिया जाता है 1 hour, 2 hour, 3 hour. You all know that after 20 minutes bacteria multiply and becomes double. If you put that raita for 1 hour or 2 hour, the bacterial content will be 10 times or 20 times more than already present in that data. This is the main problem actually. उसके बाद हम बात करें टॉप 10 फैक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हम लोग ने डेफिनेटली हमेशा याद रखना है, ये आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोर देन 200 डिजीज और स्प्रेड थ्रू फूड। हमारे पास 200 से ज्यादा जो डिजीज हैं वो फूड के थ्रू स्प्रेड होती हैं। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली बताएं कि जो टॉप 200 डिजीज हैं वो फूड से ही होती हैं। ये सिर्फ 200 डिजीज नहीं है, टॉप 200 डिजीजेस यू कैन से मोर देन 80% डिजीजेस जो हैं वो फूड से होती हैं। 80%। ये कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सिर्फ 200 डिजीज है, नो इशू, अदर बाकी केस होती हैं। ऐसा नहीं है, मोर देन 80% डिजीजेस जो होती हैं वो फूड से होती हैं। वो फूड सेफ्टी, फूड ये कंटामिनेशन के इशू हुए। अगर आप देखें 1 of 10, 10 में से एक
जो हमारे पास लोग में 10 लोग में से एक जो होता है वो कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से डिजीज हो जाता है। और अराउंड हमारे पास जो 4,20,000 पीपल डाई ईच ईयर, हमारे पास 4,20,000 लोग जो हैं वो हर साल उनकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो आप इसको नेक्स्ट अगर हम जाएं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, जो फैक्ट हमारे पास 2 है तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है कंटेमिनेशन फूड कैन कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमारे पास जो फूड की कंटेमिनेशन है वो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स करती है। आप तो इंटरेस्टिंग बताएं, इफ ए पर्सन inhale or ingest or anything else, he eat some food like he eats some pickle which have you can say aflatoxin. Aflatoxin come in the body, liver and other body parts. It will need almost 6 to 8 months to develop into a cancer with symptoms. After 8 months, who know? After before 6 months, I ate pickle and that cause a cancer. This is a major thing. हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम पे उस चीज को नोटिस नहीं करते, तो हम फ्यूचर में जाके उस चीज का, जिसे आप कह सकते हैं कि नुकसान का खसारा जो है वो भुगता जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने बाद अगर एक बंदे ने पिकल खाया है, अचार खाया है और उसमें एफ्लोटॉक्सिन था, फंगस का केमिकल था, उसने जो है कैंसर डेवलप करते करते 6 मंथ 8 मंथ लगा दिए। वो बेशक आपकी बात कर लें स्मोकिंग की कर लें, वो बेशक आप किसी और चीज की कर लें, अल्कोहल की बात करें, किसी भी चीज की जो कैंसर काजिंग है मेजर कंपोनेंट, 37% ऑलमोस्ट कैंसर जो है वो एफ्लोटॉक्सिन से हो रहा होता है हमारे पास, जिसको हम नोटिस ही नहीं कर रहे होते हमारे अचार में, पिकल में। और सिंपल है, मोस्टली हम रोटी खिला रहे होते हैं हमारे जानवरों को, आपने देखा होगा रोटी पे जो है हमारे पास ब्लैकिश मटेरियल होता है, उसको फंगस कहते हैं, एफ्लोटॉक्सिन होती है, उसमें प्रोड्यूस होती है। एनिमल के अंदर, एनिमल हैज द कैपेसिटी to ingest that food and then transfer it into the milk. वो एनिमल जो है वो मिल्क के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और वो फूड हम जो है यूज करते हैं, जिससे हमें कैंसर होता है। ये हम बता रहा हूँ कि मतलब हमें फ्यूचर में पता लगता है। थर्ड फैक्ट हमारे पास है, फूड बर्न डिजीजेस अफेक्ट वल्नरेबल पीपल हार्डर देन अदर ग्रुप्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम मोस्टली कह रहे होते हैं कि मैंने तो ये चीज खाई और मुझे कुछ नहीं हुआ। दिस इज रॉन्ग। Vulnerable people group, they are older, they are children, they are pregnant women, and if they are already patient. These 4 categories are vulnerable to the diseases because their immune system is not in such strength just like others. जैसे हम हैं, हमारी तरह इन 4 ग्रुप के लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो भाई का नोट करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस अब्बास भाई, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, कंटिन्यू रखें सर। जी सर, ओके। देन हमारे पास फैक्ट जो 4 है वो है, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड कंटेमिनेशन टू टेक प्लेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम आगे जाके जो हमने कहा है फार्म टू फोक की बात की है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि अब मेनी अपॉर्चुनिटीज टू फूड कंटेमिनेशन टू टेक प्लेस। जस्ट लाइक हम स्टार्ट करते हैं किसी फूड को ग्रोइंग से, देन वंस वी हैव ग्रोन, ग्रोइंग के लिए हमने उसको सो किया, देन उसको हमने जो उसको इंग्रेडिएंट दिए, आप कह सकते हैं वाटर है। If water is contaminated, just you can remind in your mind that Punjab Food Authority is wasting the vegetables grown in wastage water. तो वेस्टेज वाटर में अगर वो वेजिटेबल ग्रो की है तो डेफिनेटली वो हेवी मेटल्स और मेट्रोबेल लोड इसमें ज्यादा होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रोइंग की है, आगे हमारे पास उसको प्रोसेसिंग है, उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसिंग के बाद कंजप्शन है। इस हर लेवल पे जो है फूड की कंटेमिनेशन हो सकती है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले हम नेक्स्ट पे चलें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है, ग्लोबलाइजेशन मेक्स फूड सेफ्टी मोर कॉम्प्लेक्स एंड एसेंशियल।
This is most important. I have already discussed with you about the Chinese issue. कि हमारे पास चाइना के साथ जो हमारा टैक्स फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ है उसमें ओके we got opportunity, we can make a lot of export there, and even other countries as well, India and other countries, Bangladesh. But major thing, many of the people in our market, they don't know how to cope up the food safety issues with respect to the trade, international trade especially, because if we are going to export the chicken, mutton or anything else, we need at least 15 days for that export. And 15 days, you know, if it live bird, then it's okay, but we are going to export the meat, not live bird, and other things as well. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि हम जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसको भी हम कोप करें कि कैसे हम उसको बेस्ट किया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, हमारे पास जो फैक्ट 6 है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो होता है वो है फूड सेफ्टी इज मल्टी सेक्टोरल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे रोल ऑफ प्रोफेशनल्स की बात भी करेंगे, सेम वही है। हमारे पास ये है कि ये सिर्फ 1% नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, एक सेंटेंस है जो मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होता है कि नो सिस्टम एग्जिस्ट ओनली इन मैनेजर्स रूम। कोई भी सिस्टम है वो मैनेजर्स रूम में एग्जिस्ट नहीं करता। वो सिस्टम जो है, सिस्टम एवरीवन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम शुड नो अबाउट दैट थिंग। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास गवर्नमेंट, हमारे पास डिपार्टमेंट के बाद जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कंज्यूमर है, उसको अगर सेफ्टी इश्यूज का पता होगा तो वो उस चीज को क्लेम कर सकेगा कि दिस इज द थिंग विच आई नीड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। फैक्ट 7 पे अगर हम जाते हैं नेक्स्ट पे, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास होता ये है, फूड कंटेमिनेशन आल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एज होल। हम इस चीज को काउंट नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इवन घरों में ऐसे होता है, जस्ट लाइक if you are going to store the grain of wheat, I always notice that more than 30 kg or 40 kg in our storage tank of wheat grain always got some problem due to insects, due to water contamination, due to other things. हम उस चीज को काउंट नहीं कर रहे होते। लाइक किसी ने अगर 30 मन स्टोर किया है और उसमें से 30 kg जो है वो वेस्ट हुआ है या 40 kg वेस्ट हुआ है, तो हम उस चीज को बोधर नहीं कर रहे। बट इफ वी गो विद ए लार्ज कैपेसिटी, तो आप उस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा फूड वेस्ट होता है। एक वेस्ट होता है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स में फॉल्ट्स की वजह से। सेकंड, ओवर हैबिट्स, ये बहुत बड़ा इशू है। ओवर हैबिट्स हमने हमेशा पढ़ा है, किसी भी जगह पे हम जाते हैं तो हमने पढ़ा है कि जितना हम फूड वेस्ट करते हैं, अगर हम इस फूड को वेस्ट ना करें तो हमारे उस फूड से 2 गुना ज्यादा वो लोग खा सकते हैं जो भूखे सोते हैं, जिनको फूड एक्सेस फूड नहीं मिलती। तो दिस इज द इशू। अगर हम इसको कंट्री लेवल पे ले जाएं तो हमारे पास जो स्टोरेज हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, अब उसमें होता क्या है कि हमारी गंदम, मोस्टली आपने न्यूज में भी देखा होगा, वो गंदम जो है वो वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेंज में उसको प्रोसेस नहीं किया जाता, उसको कवर नहीं किया जाता, उसकी तमाम प्रिवेंटिव मेथड नहीं यूज किए जाते। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी वो फीड जो है वो हमारे पास स्टोरेज से पहले ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से फर्द अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पास डिमांड तो वो आटे की उतनी ही होती है। उससे होता क्या है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उससे हमारे पास जो इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं क्या होते हैं, अवाम के आ जाए, गवर्नमेंट के आ जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कुछ और अवाम क्या होती है, महंगे दामों देती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। 8 पॉइंट की बात करें, सम हार्मफुल बैक्टीरिया आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू ड्रग ट्रीटमेंट्स। दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम बेशक क्रॉप्स में चले जाएं, वो बेशक हम किसी एनिमल में चले जाएं, वो बेशक हम किसी भी प्रोसेसिंग मेथड में चले जाएं, हमारे पास हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि वी शुड यूज फर्टिलाइजर्स एंड वी शुड यूज पेस्टिसाइड्स। इवन आपको पता है कि दुनिया अब जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रही है, एवरीथिंग,
can be grown, can be processed, can be harvested with organic system. लाजमी नहीं है कि हम उन फर्टिलाइजर उस पे खड़े रहें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, वो हार्मफुल करें। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको क्लियर कंसेप्ट कर दूं, चिकन के अंदर अक्सर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से होता क्या है कि वो हार्मोन्स हमारे तक आते हैं और हमें नुकसान देते हैं। ओके, मैं एडमिट करता हूँ, बट देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर चिकन को 20 डेज के तक, मतलब ये है कि 20 डेज उसके तक उसको कोई हार्मोनल या कोई चीज दी गई है और उसको स्लॉटर किया जा रहा है 30 to 35 डेज पे, आप हमेशा याद रखिएगा कि चिकन की बॉडी के अंदर 8 to 9 डेज जो है वो किसी भी किस्म के पेस्टिसाइड है या हार्मोन्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो उसके अंदर रहते हैं, तो वो आगे ट्रांसफर हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाँ, अगर कोई ऐसा हमारे पास प्रोड्यूसर है जो उसको चिकन को हार्मोनल या कुछ भी है वो मतलब 8 दिन से बाद भी दे रहा है, लाइक वो 25-26 डेज को दे रहा है और 30 डेज की चिकन को वो आगे सेल आउट कर रहा है, ये रॉन्ग है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें पॉइंट 9 की, जो हमारे पास फैक्ट 9 है, तो उसमें हमारे पास है एवरीबॉडी हैज रोल टू प्ले इन कीपिंग फूड सेफ। डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट, हमारे पास हर कोई, आगे हम जब बात करेंगे उसकी फॉर्म टू फोक, उसमें यही पॉइंट आएगा मेजर कि हर कोई जहां पे भी है अगर वो फूड को सेफ रखने के लिए अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो वो एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी भी घर में, रेस्टोरेंट में, कंपनी में, सारा प्रोड्यूसर ने सेफ फूड प्रोड्यूस की, नो कंटामिनेटेड वाटर, नो फर्टिलाइजर, नो एनीथिंग एल्स, सेफ उसने हैंडलिंग की, सेफ ट्रांसपोर्ट एंड देन सेफ प्रोसेसिंग। लास्ट जो हमारे पास फूड हैंडलर है जो सर्व कर रहा है या जो बंदा सर्व कर रहा है खुद को, अपने आप को, वो कंज्यूमर है, उसने क्या किया, उसने अपने हैंड वॉश नहीं किए जिसमें हाथों के अंदर बैक्टीरिया था, उसने अपनी प्लेट जो है वॉश नहीं, यूटेंसिल्स वॉश नहीं किया, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया थे, कुछ भी है, वहां पे जाके वो बैक्टीरिया, वो हैवी मेटल, वो कुछ भी है, वो उसके अंदर बॉडी के अंदर चली गई है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हमारे यहाँ होता क्या है, मोस्टली लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, साथ ही वो फूड ईट कर रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वी ओके, नो इशू, देयर इज नो इशू इफ समवन इज स्मोकिंग एंड ईटिंग फूड एज वेल। नो, एक्चुअली अगर हम बात करें स्मोक की, सिर्फ सिगरेट स्मोक की, उसमें तो एक हैजर्ड है ही है, वो एक हम अलग की बात करते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास सिगरेट की ऐश फूड के अंदर चली गई है और उस बंदे ने वो ऐश खा ली है, तो हमारी जो सिगरेट स्मोकिंग की ऐश होती है उसके अंदर आर्सेनिक एक्सेस लेवल में होता है। इन केस उसने वो भी इंजेस्ट कर लिया है तो वो 100% श्योर है कि उसने आर्सेनिक एक्सेस लेवल में वो कल इंजेस्ट कर लिया है। तो आर्सेनिक से होने वाली कोई भी डिजीज है, जस्ट लाइक कैंसर एक मेजर डिजीज है, तो वो उसको 100% कॉज करेगी ही करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर लेवल पे फूड को सेफ रखने के लिए क्या करें, अपना रोल प्ले करें। वो बेशक हम प्रोड्यूसर हैं, वो बेशक हम मिडिल मैन हैं, वो हम प्रोसेसर हैं, वो बेशक हम आगे कंज्यूमर हैं। अगर हम 10th पॉइंट पे जाएं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास होता ही है, consumer must be well informed on food safety practices. This is most important with respect to us because we are consumer at the end. I want to discuss one case study. In this Ramzan, I faced a issue. एक वकील थे हमारे पास, अब उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, आपको पता है हम हमारा टेक अवे होता है किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, उन्होंने बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद वो घर चले गए, वहां पे जाके उन्होंने कॉल की 5 PM पे वो टेक अवे ले रहे हैं, देन उन्होंने कॉल की 9 PM पे, सर यू हैव प्रोवाइडेड मी अ टेक अवे बॉक्स एंड देयर इज स्मेल in Raita as well as in Chome. And I am advocate, High Court advocate, and I want to I want to explanation in written because I want to face you in High Court. But interesting thing है, हमारे लोगों की सोच बड़ी interesting है. I said okay, I am a doctorate scholar, I am responsible for this thing.
I can face it. But first, you should know it. That what are the terms and conditions? What are the food safety issues regarding this? तो भाई होता ये है, हमारे कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि एक रायता आप लेके गए हो, आप एक चाउमीन लेके गए हो, कुछ भी लेके गए हो कहीं से भी, आपने जाके उसको वहां पे स्टोर करना था। फल रहता है, उसको फ्रिज में रखें, कोई चीज है उसमें रखें, ऐसा तो नहीं कि बाहर रख दें। वो बैक्टीरिया वो आपको कहेंगे कि ओके अभी हम ग्रो नहीं करेंगे, आगे हम 20 मिनट्स बाद डबल नहीं होंगे, हम आपको फूड हेल्थ प्रॉब्लम्स काज नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई टेक अवे ले रहे होते हैं, कोई चीज कंपनी से ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर वो लूज प्रोडक्ट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इफ दैट प्रोडक्ट इज लूज and have some circumstances for hard holding and cold holding, हमारे पास जो चीजें कुक हुई होती हैं उसको हम हार्ड होल्डिंग में रख सकते हैं या फिर कोल्ड होल्डिंग में। कोल्ड होल्डिंग में ये होता है हम 5 डिग्री से नीचे रखें, हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होता है या फ्रीजर होता है, और हार्ड होल्डिंग हमारे पास ये होता है कि हम उसको 60 डिग्री से ऊपर रखें, तब हम उसको सेफ रख सकते हैं। मोर अगर हम उसको 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करना चाहें, देन नो इशू, हम उसको फ्रीजर में ना रखें, हम उसको हार्ड होल्डिंग में ना रखें, कोई मसला नहीं। अगर हम इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अब उनको मैंने बताया यू आर ए हाई कोर्ट एडवोकेट, यू शुड नो इफ देयर इज रिटन इन लेबल, if some conditions or precaution measures are written on label, then you can't do anything if you are not following that. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उन्होंने बाद में वो लेबल उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि जो फूड हार्ड होल्डिंग वाली है उसको हार्ड होल्ड में रखें, जो कोल्ड होल्डिंग वाली है उसको कोल्ड होल्ड में रखें, बिकॉज बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इस तरह की चीज। वो सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इफ वी आर एजुकेटेड देन वी शुड read the label, we should read the instructions given on the printed material, we should follow that for complete food safety. हर चीज के लिए वो कंपनी, वो प्रोड्यूसर, वो हमारे पास जो सप्लायर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हमें भी नॉलेज होना चाहिए बिकॉज वी हैव हेल्थ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बंदा नोटिस करना चाहिए। जस्ट लाइक आप देखें, किसी ने आपको पिकल दिया है और आपको नॉलेज नहीं है कि ये फंगस होती है, होता क्या है, जो मैंने नोटिस किया है रूरल एरियाज में पिकल दे के जाते हैं, इवन अर्बन एरियाज में पिकल दे के जाते हैं, उसमें थोड़ी फंगस होती है, तो ये कहता है देयर इज नथिंग, ये ओनली फायदे सी है, आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। दिस इज अ मेजर थिंग, we don't have knowledge, we don't notice that, we don't give value to that, and after 8 to 10 months we got cancer, and cancer is the second leading death cause in around the world. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर हम आगे चलते हैं, हमारे पास ये 10 पॉइंट्स थे, फैक्ट्स थे, हम इसको शेयर करेंगे आपके साथ, तो आप इसको दोबारा भी पढ़िएगा, ये आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे। हमने 2 डिजीज यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो जिसमें हम गैप ढूंढना चाह रहे थे, वैसे तो सारी डिजीज में गैप है। फर्स्ट CVDs, cardiovascular diseases, first leading death cause with 17.9 million annually, 31% of total death around the world. ये तो 2016 का स्टैटिस्टिक्स है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। 31% जो डेथ है वो हमारे पास CVD से होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। इसी तरह हम बात करें कैंसर, सेकंड लीडिंग डेथ कॉज विद 9.6 मिलियन एनुअली, ये 2018 में दिया गया है। 1 out of 6, अगर हमारे पास 6 डेथ हो रही है तो उसमें से 1 डेथ जो है वो कैंसर की वजह से होगी। और गैप क्या है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी बोले। रांझा साहब, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोले। ओके। हम अगर इसमें गैप फाउंड करें तो गैप में क्या है, 70% डेथ इन लोकल लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड एशियन कंट्रीज, these all countries are low and middle income countries। 70% जो डेथ होती है इन 2 डिजीज से वो हमारे पास
इन सब एशियन कंट्रीज में होती हैं, आप कह सकते हैं, या सम यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। मेन पॉइंट क्या है? बिहेवियरल एंड डाइटरी रिस्क। इसका मेन पॉइंट ये है कि बिहेवियरल एंड डाइटरी रिस्क, हम किस चीज को चॉइस में ले रहे हैं, लाइक हम फास्ट फूड्स ले रहे हैं, लाइक शुगर्स ले रहे हैं, या लाइक हम सॉल्ट्स ले रहे हैं, लाइक हम अल्कोहल्स ले रहे हैं, लाइक हम स्मोकिंग कर रहे हैं, लाइक हम इस तरह की चीजें, लाइक हम केमिकल यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारी चॉइस में है, हम इसको चॉइस में लेके आ रहे हैं। चॉइस दो तरीके से, एक ये है कि जो चीज अननोन है हमें, उसको हमें नॉलेज नहीं है, हम उसको ले जा रहे हैं। सेकेंडली, हमें उसको नॉलेज है बट हम उसको स्टिल ले जा रहे हैं। तो हमारे पास इसका 80 to 90% जो फैक्टर है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है कि डाइटरी रिस्क। हमारे पास जो डाइट के रिस्क हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पे नहीं फॉलो करते, कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये चीज आप लाजमी अपने माइंड में रखें कि ये चीज है हमारे पास। हम अगर अपनी डाइटरी रिस्क को कम कर लें, मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, या हम एजुकेटेड पीपल, अगर इन डाइटरी इश्यूज को कंट्रोल कर लें, जो मैंने मेंशन किए हैं, कि हम वो अल्कोहल्स हैं, या वो हमारे पास स्मोकिंग है, या वो हमारे पास एफ्लोटॉक्सिन्स वाली चीजें हैं, या वो हमारे पास हैवी मेटल्स वाली फूड्स हैं, या वो हमारे पास आगे बिहेवियर की बात करें तो वो न्यूट्रिशनिस्ट या फिजिस्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि आप जो वेट इंक्रीज करना है, या फिर आप लेजीनेस जिसकी वजह से आप मतलब बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये एक चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचें, जो हमारे पास 31% कार्डियोवास्कुलर है और हमारे पास सेकंड लीडिंग कैंसर है, तो ये इसमें से 90% की जो डिजीज है वो डायरेक्टली फूड एंड न्यूट्रिशन से लिंक कर रही है और फूड सेफ्टी से। तो हम इनको अगर कॉप अप कर लें तो आप कह सकते हैं कि हम उसको फर्दर आगे क्योर की तरफ जो जाएं, जो हमारे पास मेडिकल की तरफ हम चले जाते हैं। इस पॉइंट में मैं आगे जाऊंगा जो हमारे पास सोल्यूशन है, बट आई ऑलवेज मेंशन some people are serving this community, but still we have mafia as well. तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो मैसेजेस हैं वो क्या है? फर्स्ट, WHO एंड FAO, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फूड सेफ्टी जो है वो एवरीवन्स बिजनेस, एवरीवन्स नीड, एवरीवन्स रिक्वायरमेंट, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। FDA ने क्या किया है? FDA का जो हमारे पास इस साल का मैसेज है वो है स्प्रेड इंफॉर्मेशन फॉर रिड्यूसिंग फूड पॉइजनिंग। आप इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, ठीक है। एजुकेटेड लोगों का ये फायदा होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें ताकि वो फूड पॉइजनिंग रिड्यूस हो। इलियास हैं जो पाकिस्तान सर्विस चला रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी रूरल कैंपेन्स की हैं। हमें उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। मैंने खुद बहुत सारी जगह पे नोटिस किया है। जस्ट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, आई वाज देयर इन प्रोफेसर डिनर, one of the professor gave us a treat. Just I was mentioning the risk from raita. I already discussed it with you that if we put raita for 1-2 hours, and then that bacterial content got high and can cause problem in children. तो हुआ ये, उन्होंने मुझे 2-3 महीने बाद बताया, एक्चुअली मेरे बच्चों में अक्सर ऐसे होता था कि मेरी वाइफ जो थी वो रायता बना के रख देती थी और बाद में वो कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में डायरिया हो जाता था। You should know that 40% diseases in children less than 5 years is diarrhea. जो 40% बच्चों को होता है, हर 100 में से जो 40 लोग होते हैं, बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, उनको डायरिया होता है बचपन में। डायरिया इस वजह से होता है क्योंकि हम बहुत सारी फूड्स को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, लो टेम्परेचर नहीं देते, ना हाई टेम्परेचर देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। इवन if we use a knife for meat cutting, then after some time we use that knife for vegetable cutting, for salad cutting. This is another issue. हमने वो साल्मोनेला जो है वो गिफ्ट कर दिया सैलेड के अंदर, जो हमारे बच्चे या हम लोग खाएंगे और उससे फूड पॉइजनिंग होगी। ये कॉमन थिंग्स हैं जो हम नोटिस नहीं कर रहे होते, जो हम वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे होते। इवन कटिंग पैड की सेग्रीगेशन होनी चाहिए। हम जिस कटिंग पैड मीट कट कर रहे हैं उस पे हम वेजिटेबल कट करें, उस पे हम फिश कट ना करें, इस तरह की चीजें, डेयरी प्रोडक्ट कट करें। ओके, हमारे पास है कैफे पंजाब फूड हेल्दी फ्रॉम फार्म टू फोर्क। इस साल का जो उन्होंने दिया है कि हेल्दी फूड हम इंश्योर करते हैं
कि हमारी जो आपकी जो फूड होगी फार्म से लेके फोक तक से लेके तक कंज्यूम करते हैं वहां तक हम हेल्दी फूड प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। जो डे एंड नाइट पंजाब सरकार वर्कआउट कर रही है, सम अजम्पशन but Punjab food is working very well. I am not saying about that because I was part of that organization. It's reality. Punjab foods are doing really well, and many countries which are producing food for products with food fraud, food contamination, even multinational organizations, they got, and if they are going to the right way, then they can continue. If they are going to the wrong way, then they will save up, and there is no future for it. Okay. After that, Park Food Safety Services, which is my organization, I am owning it. Then my team, whole team is working around some make food safety your life. जो मेरा कंसेप्ट है वो ये है कि आप फूड सेफ्टी को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। PNS Park Services, बेस्ट डाइट फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल, ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंटेशन कैन पे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमने पार्क न्यूट्रिशन सर्विस के थ्रू है। फूड सेफ्टी फ्रॉम टू पॉइंट हमारे पास ये है कि फूड सेफ्टी हम कैसे जाएंगे। प्रोड्यूसर है, प्रोसेस कंज्यूमर है। हम प्रोड्यूसर को गाइड करें, हमारा जो फार्मर है वो हमारा गाइडेड हो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अब आ रही है, रुक गई थी बीच में। ओके ओके, इलियास लास्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे। हमारे पास प्रोड्यूसर में अगर हम बात करें, इससे पहले चले जाएं इलियास, इससे पहले ये जी, अब प्रोड्यूसर की हम बात करें तो प्रोड्यूसर हमारे पास ये होता है, हमारा एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारा फार्मर है वो एजुकेटेड हो, हमारा जो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर दे रहे हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं वो जो है वो उनको वो पेस्टिसाइड प्रोवाइड करें हमारे पास। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पेस्टिसाइड के जो मैंने चेक किए हुए हैं, हमारे पास 90% पेस्टिसाइड ऐसी हैं जिनको विदाउट एनी एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे फार्मर्स को। ओके, यू शुड इम्प्लीमेंट इट। हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद वैल्यूट करके मार्केट में फेंक देते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन लेना होता है और वो फार्मर को दे देते हैं। इवन ऐसी अभी भी हमारे पास पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं जो दुनिया बैन करती हैं, लेकिन स्टिल वी आर यूजिंग दैट पेस्टिसाइड ऑन आवर प्रोड्यूस। ये हमारे पास एक इशू है। फर्टिलाइजर्स हैं, वो इशू है। हमारे फार्मर को गाइड नहीं किया जाता कि हम फॉर एग्जांपल आई विजिटेड सम प्लेसेस कि जहाँ पे वेजिटेबल्स या फिर जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा रही थी और वहाँ पे फार्मर प्रेफर करते थे कि हम वहाँ पे वेस्टेज वाटर जो गंदा पानी है वो उसको लगाएं। तो क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि व्हाट्स द इशू फ्रॉम दैट। तो जब उनको गाइड किया जाता है तो बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्हें क्योंकि घर वालों को भी खिलाना होता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर इफ दिस इज रॉन्ग देन वी विल नॉट डू इट। ये इंपॉर्टेंट है, हम प्रोड्यूसर को फर्स्ट नॉलेज दें। मैं ये कहता हूँ अगर ये 3 जगह पे हम इम्पोर्टेंट कर लें, एक डिजीज जब होगी ही नहीं, हम उस डिजीज को क्या करें, प्रिवेंट करें, तो हमें उसको आगे जाके क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स और उसमें होटल में डिजीज जो हमारे पास इशू है और उसके बाद आपको जैसे मैंने पहले कहा, although many of the doctors, half of the doctors you can say they are serving the community, but majority of the doctors are medical mafia. Sorry to say, शायद आप हम में से कोई मेडिकल डॉक्टर हो, लेकिन ये रियलिटी है। हमारे पास होता क्या है कि हम क्योंकि हमारे पास एक अर्निंग मशीन की तरह बात कर रहे होते हैं या बहुत सारी जगह पे, इनफैक्ट वो जब तक 3 दफा आप उसको मेडिकल चेकअप नहीं कराते तो वो आपको कभी भी क्योर की तरफ नहीं ले जाते। तो मैं इसको बहरहाल एक अलग बहस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस चीज को एक चीज को प्रिवेंट करें। अगर वो प्रिवेंट नहीं कर रहे हो रही तो आगे हम उसको प्रोटेक्ट करें। लाइक हम जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीबॉटनिस्ट है, जोलॉजिस्ट है, आगे प्रोसेसिंग में जाएं तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, या उसके बाद हमारे पास जो केमिस्ट है, एनालिसिस में माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसके बाद हम जाएं अगर स्लाइड सा इशू है लाइक डिजीज ओबेसिटी बढ़ी है, तो न्यूट्रिशनिस्ट आर देयर टू गाइड यू
how you can reduce your obesity, how you can reduce your weight, how you can got your height. तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर ये चीज जो बेसिक के लोग हैं, अगर हम टेक्निकल हों, अपनी फील्ड में बेस्ट हों और हम अपने कम्युनिटी को गाइड करें, तो हमें उस डिजीज को क्योर करने की जरूरत नहीं है, हम उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, देन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट इलियास, हम आगे चलें तो हमारे पास ये है कंज्यूमर रोल इन फूड सेफ्टी। FDA की एक लाइन है जो हमने यहाँ पुट की है, कंज्यूमर हैव द पावर टू ड्राइव चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके अंदर पावर है कि वो चेंज ड्राइव कर सकता है, तब्दीली ला सकता है। अगर वो एक चीज की डिमांड ही ना करे, जस्ट लाइक स्मोकिंग कंपनीज आर expending almost $26 million every day for the marketing of smoking, but still we are consuming that. If we don't consume that, definitely smoking companies होंगी ही नहीं, क्योंकि उनके आगे डिमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली वो होंगी नहीं, और होंगी नहीं तो हमारे पास वो डिजीज इश्यूज नहीं आएंगे। हम हेल्दी फूड्स को प्रेफर नहीं करते। लाइक अब बात करें, एक पर्सन जो है वो 50 रुपीज की हमारे पास कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेगा जो कि हाई शुगर कंटेंट है, जो आगे जाके मैनी प्रॉब्लम्स करती है, बल्कि वो ये नहीं करेगा कि हम कोई ऐसा मिल्क शेक पी लें जिससे होगा ये कि वो फ्रूट, वो मिल्क, वो कोई भी चीज है वो हमारे फार्मर से आएगी और फार्मर बेल्ट होगा, तो ये एक नेचुरल थिंग भी होगी। जब वो मिल्क शेक या कोई ऐसी चीज यूज करेगा, फ्रूट यूज करेगा, तो उससे होगा ये कि वो खुद भी हेल्दी होगा, तो डिजीज का इशू भी नहीं होगा, और सेकेंडली ये है कि कम्युनिटी भी डेवलप होगी, ना कि वो फ्यू पीपल जो बिजनेस कर रहे होते हैं और वो डेवलप हो रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। तो कंज्यूमर को लेबलिंग का पढ़ना होना चाहिए, वो लेबल पढ़े। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, लेबल पे लिखा होता है, लेकिन बिकॉज कंज्यूमर लेबल पढ़ते नहीं है, वो जस्ट देख के उस प्रोडक्ट को टेक कर लेते हैं और देन कंज्यूम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। कंज्यूमर शुड नो द चॉइस ऑफ द फूड। वो फूड की चॉइस का उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन सी फूड लूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कंज्यूमर के बेस पे हम इस पे लेबल रीडिंग पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग हो सकती है वो हम जो आपके होम स्टोरेज है या होम एक्टिविटीज हैं उस पे हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर को पता हो, चॉइस ऑफ फूड पे हम कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट रहना चाहते हैं इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे, तो हम इस पे डिटेल में मजीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये माइंड में रखें कि कंज्यूमर हैव द पावर। ओके, रोल ऑफ प्रोफेशनल्स as a food technologist, definitely food technologists have direct role in food industries. They know food processing methodologies, they know how to prevent the food defects, food hazards and everything else. They are मैं यहाँ पे अगर food technologist की ट्रेनिंग होती then मैं यहाँ पे HACCP implement कर रहा होता, यहाँ पे FSMS इस्तेमाल कर रहा होता, बहुत सारी चीजें कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट, जोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरिस्ट की, जोलॉजिस्ट की या बॉटनिस्ट की, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने जो स्टार्ट में बताया है कि प्रोड्यूसर ये हैं। अगर हमारे पास एग्रीकल्चरिस्ट हैं या जोलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, ये अगर बेसिक से हमारी चीजों को सेट कर दें, जो हमारे पास प्रोड्यूस है उसको क्या, उसके सीड कैसा होना चाहिए, उसके बाद उसको जो इंग्रेडिएंट दिए जा रहे हैं वो वाटर है, उसको फर्टिलाइजर है, उसको कुछ भी है, वो प्रॉपर सेफ दिया जाए, देन उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग इश्यूज जो आते हैं वो बॉटनिस्ट को, जोलॉजिस्ट को पता होते हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। देन आगे हम जाके फिर आगे बाकी यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है एग्रीकल्चरिस्ट, जोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट का। इवन WHO ने जो फूड सेफ्टी जो एंड जोनोसिस, ये तीन चीजों को मिलाया हुआ फूड सेफ्टी एंड जोनोसिस, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो आप जाके WHO पे देख सकते हैं। तो वो एक मेन पॉइंट है, वहां पे आप जाके लर्निंग कर सकते हैं। इशू इज दैट हमारे जो फूड्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, इसमें दो चीजों का गैप आता है। फर्स्ट, कुछ लोग टीचर्स ऐसे होते हैं जो अप्लाइड हमारे पास नॉलेज नहीं देते, मतलब उसको लिंक नहीं करते हमारे प्रैक्टिकल फील्ड के साथ, और हमारे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहते, जस्ट दे वांट टू गेट सम CGPA एंड जस्ट वांट टू गेट सम क्लरिकल जॉब एज वेल। तो ये बहुत बड़ा इशू है। Microbiologists, they already know, they can do analysis, microbiological issues in food industry.
केमिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट से पहले केमिस्ट्री होते थे, अभी भी मैं कहता हूँ केमिस्ट की बहुत डिमांड है। मेरे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आता है कि केमिस्ट हमें चाहिए, क्योंकि जो फूड एनालिसिस है बहुत सारी जगह पे केमिस्ट प्रॉपर कर सकता है किसी भी फूड का जो एनालिसिस है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल इफ यू हैव अप्लाइड नॉलेज देन कैन डू इट। Role of nutritionist. Okay, Elias, you will be happy about that. Even your team, I am happy about your team as well because they are working very well. हम न्यूट्रिशनिस्ट के रोल की बात करें तो फॉर्मुलेशन चेंजेस हमारे पास, क्योंकि इंडस्ट्रीज में किसी भी सेक्टर में न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होते, तो वो शुगर है, फाइबर है, सॉल्ट है, उसकी कंटेंट को कभी भी बोदर नहीं करते। जस्ट दे वांट टू मेक ए प्रोडक्ट, they want to make it visibly good, and they want to market it, and they want to earn the profit, maximum profit. But there are many alternatives जो कि न्यूट्रिशनिस्ट बता सकते हैं कि हम इसकी जगह इस चीज को यूज कर सकते हैं। Just like if you are going to use sugar and a nutritionist say we have stevia alternative, we can grow it, we can refine it, and we can use it in product. Stevia is natural sweetener and have no side effect in limited use, and you can say in rules and regulations. तो उसकी कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर इन चीजों को अगर फॉर्मुलेट करें एक स्टैंडर्ड लेवल पे, तो वो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे पास, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, वो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सॉरी, उसके बाद आगे कैंसर है, इस तरह की चीजें हैं, डायबिटीज है, तो वो हमारे पास हो ही ना। देन R&D, हमारे इश्यू सबसे बड़ा ये है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। हमारे पास ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंपटीशन होते हैं, लाइक आप डाइस की बात कर लें, लाइक आप इस्तांबुल कन्वेंशन की बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर लें, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट फूड की जो प्रेजेंट की जाती है, मैंने वो देखा है जो विन करते हैं उसमें 3 डिसिप्लिन जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। वो कौन कौन से? लाइक फूड टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड MBA, जो मार्केटिंग के हवाले से बताते हैं या बिजनेस मॉडल के हवाले से बताते हैं। तो ये चीज है, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट जानता है हाउ टू प्रोसेस ए प्रोडक्ट, बट ए न्यूट्रिशनिस्ट नो व्हिच थिंग्स शुड बी देयर इन द प्रोडक्ट, एंड देन मार्केटिंग पर्सन से दैट दिस प्रोडक्ट इज फिजिबल एंड कैन मार्केट इट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशनिस्ट को R&D सीखनी चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बात की जा सकती है, इस पे एक अच्छी सी ट्रेनिंग की जा सकती है, अप्लाइड ट्रेनिंग, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो उसके बाद स्पेशल मेडिकल नीड्स, इस पे न्यूट्रिशन वालों को बेटर पता है कि डायबिटीज, कैंसर, इससे रेलेवेंट बहुत सारी चीजें। कैंसर से रेलेवेंट मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, हम एंटीऑक्सीडेंट रिच बहुत सारे फूड बना सकते हैं जो हमारे हाई प्रोसेसिंग पे हम जस्ट लाइक बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट I always mention that if we are drinking green tea for the purpose of antioxidant, then we are 90% wrong. क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई ग्रीन टी बनाते हैं उसके अंदर 90% जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हाई टेम्परेचर होने की वजह से, क्योंकि वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, दे गॉट वोलेटाइल, और उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, जस्ट वी आर टेकिंग 10%। तो हम ऐसी मेथोडोलॉजी लें जिसपे हम वो एंटीऑक्सीडेंट भी एक्सट्रैक्ट कर लें अपनी फूड के अंदर, जबकि आप कह सकते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग टेक्निक, जिसपे आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हाई प्रेशर क्रिएट करके एंटीऑक्सीडेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उस पर टेम्परेचर भी ना बढ़े, जिसकी वजह से हमें 100% जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है वो गेन कर सकें और हम उस स्पेशल कैंसर या किसी किस्म की डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। देन न्यूट्रिशनल लेबलिंग, आपको बताते चलो, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सेंट्रल फूड अथॉरिटी है, KP के फूड अथॉरिटी है, they are sending letters to their industries that you should register your product. In product registration, third point is that you should have a approved nutritional label on your product. अब न्यूट्रिशनल लेबल कैसे बनेगा? वो एक न्यूट्रिशनिस्ट होगा तो न्यूट्रिशनल लेबल बनेगा, तो उसमें गैप है स्टिल। वी आर पाकिस्तानी, वी आर कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड वी आर गोइंग टू द लैब एंड वी आर प्रूविंग इट विद सम इश्यूज लाइक PSQC एंड टेस्टिंग। तो ये इशू है, लेकिन स्टिल बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर रही हैं एज ए कंसल्टेंट या इस तरह की चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड क्रिएट हो रही है। लास्ट पॉइंट, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, आप न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कीजिएगा इलियास। अच्छा, हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं,
आगे मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आया एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। जैसे ग्रीन टी को क्वेश्चन है, हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ फूड सेफ्टी एंड कोविड-19, जो यहाँ बेसिक थिंग है जो हमारे हम बहुत सारे लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे होते। दैट थिंग इज कि भी हमारे पास किसी भी डिजीज के अंदर टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, हमारी माइंड स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी यू कैन से। सेकंड, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ। ये दो चीजें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। WHO भी इस बात पे जो है जोर दे रहा है कि हमारे पास दो चीजें सबसे इंपोर्टेंट पहले होनी चाहिए। प्रिकॉशन मेजर्स होनी है, सब कुछ होनी है, वो अलग बात है। मेंटल स्टेबिलिटी क्या है कि हम क्या करें, कम से कम ऐसी न्यूज देखें जो हमारे माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, आप कह सकते हैं कि खौफ बनाए, फियर बनाए, जो हमारे माइंड को फेल कर दे, जो हमारे डिजीज की तरफ एक बहुत बड़ा इश्यू बने। सेकंड, हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ। ऐसा ना हो कि हम क्या करें, ऐसी फूड लें जो ऑलरेडी फूड पॉइजनिंग काज कर रही हैं। लाइक हम कोई ऐसी फूड लेते हैं जिसने फूड पॉइजनिंग काज की और हम भी उसमें चले जाए जो ऑलरेडी डिजीज पर्सन है। मैंने आपको बताया 4 ग्रुप, 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमारे पास वल्नरेबल होते हैं फूड पॉइजनिंग के। वो होते हैं ओल्डर, जो बूढ़े अफराद होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो बच्चे होते हैं, या फिर ऑलरेडी जो हमारे पास डिजीज पर्सन होते हैं। अगर हम खुदा न खासा ऑलरेडी डिजीज पर्सन में चले गए, फूड हमारे पास सेफ, हमने फूड ना ली, हेल्दी फूड ना ली, दोनों चीजें, न्यूट्रिशन का भी रोल है, फूड सेफ्टी का भी रोल है। तो हमें इस टाइम फास्ट फूड है वो हमारे पास ऐसी फूड है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, हमारे पास कोई ड्रिंक्स हैं, खासतौर पे शुगर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइम में, सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, फूड सेफ यूज करेंगे, हेल्दी यूज करेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उससे होगा क्या कि आप किसी भी किस्म के बैक्टीरिया वायरस को पॉप अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी इस रियलिटी को मानता हूँ क्योंकि मैंने WHO की ट्रेनिंग्स भी ली हैं, बहुत सारी जगह कम्स पे गया हूँ, मैंने खुद ट्रेनिंग्स दी हैं। तो हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ होना लाजमी है। देन हम आगे जाएं कि हम वायरस वगैरह में काज कर रहे हैं। हमें भी पता है बहुत से लोगों में वायरस हुआ और वो वायरस जो है अब तक खत्म भी हो चुका होगा, बिकॉज एज ए एशियन कंट्रीज, एज ए रूरल पीपल मोस्टली, तो हमारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और जब तक खास तौर पे जब तक किसी को पता नहीं होता तब तक उसको इम्यूनिटी जो है ऐसे समझने वो डबल होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। चलें, ये हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट कीजिएगा इलियास। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, और आपने जो है ये सारी प्रेजेंटेशन सुनी। आई होप कि आप लोगों ने कुछ लर्निंग की होगी। हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा इश्यू भी हुआ था दरमियान में, और सेकंडली ये है कि टाइम की लिमिटेशन थी, तो स्टिल हमने ट्राई किया है कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जितना मेंशन हो सकती है वो मेंशन करें। फर्दर जो इलियास साहब हैं वो आपको ये चीज़ें जो है ना आफ्टर माई डिस्कशन वो आपको डिस्कस करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो 1 by 1 हमें बेशक चैट में लिख दें, मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर अब्बास रांझा, आपने हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टॉक दी है और हर फील्ड को कवर किया है, चाहे वो फूड रिलेटेड है या मीट रिलेटेड है या डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इवन हमें ये भी बताया है कि जो ग्रीन टी, हमें पहले था कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स ही बहुत होते हैं, बट अब हमें ये पता लगा है कि ग्रीन टी जो है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि अगर उसे हॉट लिया जाए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं चाहूँगी कि मैं मिस सुनिश्ता यादेव को इनवाइट करूँ, जो कि हमारी गेस्ट हैं इंडिया से, तो वो कुछ बातें आपसे शेयर करेंगी। So over to you, Miss Sunishta. Please introduce करें और बताएं कि Thank you, Dr. Thank you so much. Am I audible? Yes, we are listening you. Yes, thank you so much, and it was nice talk. Thank you so much once again. Well, most of the points were covered in the talk. I just have few things. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Dr. Sunishta Singh Yadav, working in the field of medical biotechnology in Amity Institute of Biotech, Amity University, India. So, since I come from cancer pharmacogenomics background, I at every and any point of time relate food and its consequences with cancer and the outcome. So
the concern, the most important concern these days, well, you mentioned almost everything, but you said that it is always good to read those labelings, the nutritional labelings in the food. I have a say here. While working on cancer, I discovered one thing, that though we all are educated, but most of the time only we are ignorant about these things. Okay, because why? Because we are not expert in each and everything. If we talk about those labelings, you must have seen there are n number of companies dealing in the same product, right? So most of them, they use substitute of the preservatives. Okay, and some of the times they don't even disclose. They give a format of labeling to that kind of chemical, which is not known to the layman, neither to the layman nor to the experts like us. Okay, so most of the time we are being ignorant about it. We do not even know if it is a carcinogen or a pro-carcinogen. Like Nestle is a big example of it. All of us, we have been eating Maggi for ages. Okay, and when did we realize the fact? After so many years, when the chemical already induced the effect in number of populations. And the other thing which I have an add-on here is one thing again which I discovered during my research is that there are certain food which are meant to be, for specific regions. Like I met Dr. Mariam in UK. We have been together in Europe, so we know that specific categories of food are meant for a specific region. Why? Because of the temperature allows it, right? So we now have started importing that kind of food everywhere in the world, across, without realizing the constraint of the region on that specific food, the storage conditions, the manhandling, other kind of हेलो, प्लीज म्यूट करें माइक्रोफोन जिसका ऑन है। उनके घर के से आगे जाना है, म्यूट कर दें जिन्होंने not even realizing that his or her microphone. Sorry for interruption. But that's okay. You're talking about very important subject. Yes. So yes. So what is happening, that since that food is not meant for that region, and it has been stored in not the wrong conditions, but probably not the right one, the accurate one as well. So these are also causing microbiological effects, and lately they are leading to diseases like cardiovascular diseases or different forms of cancer. So yes, I do have these 2 points, and over to you, Dr. Mariam. Thank you so much for inviting me. It was thank you so much for joining us and giving us much information. And in this topic, I know that Cancer Point is not covered yet. So that's why we invite you, and you add our knowledge. Thank you so much. And if you have any... इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। मेरी वीडियो ऑन कीजिएगा, सॉरी। अच्छा, उसमें मेरी वीडियो ऑन कर दीजिएगा। सर आप खुद कर सकते हैं सर, अपनी वीडियो ऑन आप खुद कर सकते हैं सर। डिसेबल किया हुआ है। ओके 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 ओके, डन। थैंक यू एवरीवन। मैं यहाँ पे आपको जो है डिस्कस करना चाहूँगा, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया कि कोविड-19 के हवाले से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो फूड्स हैं वो आपको इलियास डेफिनेटली इसके बाद आपको सेंड कर देंगे। जिस चीज़ को भी चाहिए वो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास है लिस्ट जो हमने बनाई हुई है। सेकेंडली, फूड वेस्टेज चार्जेस होने चाहिए। एक क्वेश्चन आया कि डेफिनेटली अभी पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिसेंटली एक रूल पास किया है जिसमें 0 फूड वेस्टेज पे उन्होंने पूरा एक डेकोरम बनाया है कि कोई भी इंडस्ट्री होगी वो 0 फूड वेस्टेज पे काम करेगी। अगर वो फूड वेस्टेज कर रही है तो उस पे फर्दर जो है फ्यूचर में जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, किसी भी चीज के लिए एक टाइम दिया जाता है। जस्ट लाइक हमने कहा कि घी जो है वो बंद हो जाएंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी लास्ट टाइम कहा, लेकिन उसके लिए हमने 2 ईयर एडजस्टमेंट टाइम दिया, सेटलमेंट टाइम दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम ये जो है फूड वेस्टेज, वैसे भी फूड वेस्टेज आपको पता है कि जितना हमारी फूड वेस्टेज हो रही है वो बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है। सेकंड थर्ड उसमें क्वेश्चन ये था
कि आर्सेनिक रिच फूड्स हम ईट करते हैं, इसका क्या मतलब है। ये ऐसे नहीं था, मैंने आपको कहा कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोक होता है आपका, जो टोबैको होता है, टोबैको के अंदर आर्सेनिक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो एक बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है, वो अगर उसका सिर्फ स्मोक ले रहा है, उसमें आर्सेनिक नहीं जा रही, ये पॉइंट क्लियर है। उसमें बाकी हैजर्डस कंपोनेंट है लेकिन आर्सेनिक नहीं जा रही। अगर वो ऐश फूड के अंदर चली जाती है, वो ड्यूरिंग जो कुकिंग है या ड्यूरिंग फूड ईटिंग है वो यूज कर रहा है, वो ऐश चली गई है और ऐश को उसने कंज्यूम कर लिया है, तो वो ऐश जो है उसको आर्सेनिक काज करे, आर्सेनिक उसमें बहुत ज्यादा होगा और वो उसको नुकसान देगी। ये मैंने मतलब पॉइंट रेस किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन चिकन वायरस का पूछा है। वो कहते हैं कि चिकन में ज्यादा वायरस हैं जो डेंजरस होते हैं एंड इट इज मोर डेंजरस देन कोविड। तो अच्छा, आप कोविड रिलेटेड भी कोई चीज बताएं हमें कि आजकल ऑब्वियसली ये डिजीज स्प्रेड हो रही है इंडिया, पाकिस्तान, पूरे एशिया में, तो ऐसी कौन सी डाइट होगी जो कोविड से प्रोटेक्ट करेगी हमें? अच्छा, उसमें मैं एक चीज पहले आप इनको बता दूं कि जो इन्होंने चिकन की बात की है, एक्चुअल में अभी तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन्होंने रिसेंटली हमारे सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रहे हैं कि भाई चिकन आप ना खाएं या गवर्नमेंट ने नोटिस किए हुए हैं या इस तरह की कोई भी चीज है, तो ऐसा कोई भी नोटिस नहीं हुआ। इवन पंजाब फूड अथॉरिटी ने, इवन हमारे पास जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी वो किया है कि भी ये कोई ऐसा नोटिस नहीं है और अभी तक कोई ऐसा वायरस नहीं आया जो चिकन से हमारे पास आ रहा हो। ये पहले भी आपको पता है फरवरी मार्च में भी ऐसा किया गया था, जिसमें पहले मटन में बात की गई, फिर चिकन में, फिर इस तरह। तो ऐसा अभी तक कोई वायरस नहीं रिपोर्ट हो रहा जो चिकन से आ रहा हो। पास्ट में लास्ट ईयर फिगासो जो है वो फिश में हुआ था, जिसकी वजह से फिश को बैन कर दिया गया। जो फिगासो फिश है तो उसकी बात करें तो वो उसमें किया गया था, लेकिन स्टिल चिकन में कोई ऐसा वायरस नहीं हुआ। ये एक फेक न्यूज है जो चलाई गई है। सेकेंडली, जो भी मैडम ने कहा कि हमारे पास जो कोविड-19 का है, कोविड-19 में बात करें प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो आप सोशल मीडिया पे जो है, न्यूज में, हर जगह पे आप देख रहे होंगे, वेल है, आप इसको अडॉप्ट करें, डेफिनेटली करना चाहिए, एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात मैंने आपको बताया है कि हमारी फूड हेल्थी होनी चाहिए। हेल्थी फूड का मतलब हम नेचुरल लें। नेचुरल फूड्स हमारी कभी भी हम लें, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, स्पेशली वो फूड्स जो ज्यादा शुगर न रखती हों। शुगर वाली फूड्स, सॉल्ट्स वाली फूड्स, हमारे पास ज्यादा ऑयली फूड्स, ये 2-3 फूड्स हमारे पास जो होती हैं, जो आगे इलियास भी आपको एक्सप्लेन करेगा, ये हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जाएं तो हमारे पास नेचुरल फूड्स में हमारे पास नट्स यूज करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज करें, हमारे पास और भी बहुत सारी फूड्स हैं जो हमारे पास राइट जी, थैंक यू। उसके अलावा उन्होंने स्टमक अल्सर के लिए कहते हैं, बहुत कॉमन है स्टमक अल्सर हमारे पाकिस्तान में, तो स्टमक अल्सर किस फूड की वजह से होता है? स्टमक अल्सर की बात करें, जी जी, एक्चुअली हमारे पास जो स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं वो मोस्टली होती हैं एसिडिटी बेस्ड। एसिडिटी बेस्ड हमारी जो इश्यूज हैं वो हमारे पास ज्यादातर आते हैं कोल्ड ड्रिंक से। हम जिस चीज को बदल नहीं कर रहे होते, आपको सारे बायोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, मोस्टली बायोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास मोस्टली जो आप कह सकते हैं जिसे आप खट्टा डिकार कहते हैं, जो हमारे पास एसिडिटी बैक होती है, जो फिर आती है, हमारे पास होता है ये लीवर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जितना हम फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी एसिडिटी शायद हमारी कोल्ड ड्रिंक से इवन ज्यादा कम होती है, 1.7 तक होती है। थोड़ा सा रिलीज होता है, जितना हम फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं उतना रिलीज होता है। अब होता क्या है, मोस्टली फूड कंज्यूम करने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी हम ड्रिंक कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक का भी यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मैदे के अंदर एक्स्ट्रा जो वो होता है एसिड जो है चला जाता है। अब उससे क्या होता है कि वो हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की, वो भी बहुत सारी डिस्टर्ब होती है। और सेकेंडली क्या है कि हमारी जो बैक्टीरिया है, जो यूजफुल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं, एक हमारे पास डेंजरस है, दूसरा यूजफुल। वो यूजफुल बैक्टीरिया जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करके हमारे जो एनर्जी है वो मतलब हमारा जिस्म जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है, उसको भी वो किल कर देते हैं। तो अल्सर जो स्टमक के इश्यूज हैं वो मोस्टली जो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट है उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड के एस्पेक्ट्स हैं। बाकी मेडिकल जो एसोसिएशन है वो बेटर बताएंगे इसके हवाले से, अगर वो मेडिकल के हवाले से कोई इशू है। हम बात आ रहे हैं आपको फूड के हवाले से। सेकेंडली, हमारे स्टोमक का और इवन हमारे जो माउथ का है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। एसोफेगस की बात करें तो मेडिसिन इंटेक, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन का गलत इंटेक करते हैं, एक्स्ट्रा इंटेक करते हैं,
तो ये बहुत बड़ा इश्यू होता है। इनफैक्ट रिसेंटली मैं निश्चित में बैठा था तो उसने डॉक्टर ने ये बताया कि हमारे पास जो 50% पीपल हैं उससे भी ज्यादा गलत मेडिसिन का टेक कर रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एसोफेगस है या हमारा माउथ है या फिर हमारे पास स्टोमक है, उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं क्योंकि हम उस मेडिसिन को ज्यादा ले रहे होते हैं या गलत टेक ले रहे होते हैं। तो ये अच्छा, बहुत बड़ा दो इशू है। क्वेश्चंस और है। एक मिस फरा ने पूछा है कि केन्ड फूड में आप बताएं, क्योंकि मोस्टली यही है कि केन्ड फूड में शुगर बहुत ज्यादा होती है। आम जो हम सोचते हैं कि 1 चम्मच चीनी नहीं लेनी या 2 नहीं लेनी, तो केन्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, इस बारे में भी बताएं। और एक क्वेश्चन था फ्रोजन फूड्स, उन्होंने पूछा है कि फ्रोजन फूड को हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में। अच्छा, उसमें जहाँ तक बात है केन फूड हम अगर बात करें तो वो हमारे पास स्वीट भी होती है, हमारे पास साल्टी भी होती है। अगर हम पिकल्स की बात करें, अचार की बात करें, तो वो स्वीट नहीं होता, वो साल्टी होता है। हम जब केन फूड की बात करेंगे तो जहाँ पे स्वीट की बात करेंगे, जैसे जैम है, जेलीज है, इस तरह की चीजें हैं, वो तो हम थोड़े से लेवल पे यूज कर रहे होते हैं। लाइक हम जैम यूज कर रहे होते हैं, ब्रेड पे लगा के थोड़ा सा यूज कर रहे होते हैं, वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको एक लिमिट में यूज कर रहे हैं तो हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमें जो पिकल्स के साथ इशू है वो 2-3 चीजों में इशू है। पहली बात कि वो हमारे पास उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो, कोई कलर है, कोई फ्लेवर है, या उसकी पैकेजिंग से कोई ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स, लाइक बहुत सारे ऐसे पैकेजिंग मटेरियल हैं जो अप्रूव नहीं होते, इवन वो अंदर से रस्टेड हो जाते हैं, या डेंट होने से हमारा जो केन है उसको थोड़ा सा भी डेंट पड़ गया है तो अंदर से वो उसकी जो क्रोमियम लेयर होती है उसके ऊपर निकल रही है, सॉरी प्रोटेक्टिव, वो डैमेज हो जाती है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया डायरेक्ट जो है उसके साथ अटैक करता है और वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे उसमें। हम बहुत सारे केन जो है वो चेक नहीं कर रहे होते। सेकेंडली, केनिंग में हमारे पास जो अगर केन सील है तो सिर्फ वो जो फंगल का इशू होता है, वो जब हम ओपन करते हैं, हम ओपन करके रखते हैं तो 12 से 24 घंटे चाहिए हमारी फंगस को ग्रो करने के लिए, वो फंगस ग्रो हो जाती है। क्योंकि हमारे जो केन है उसमें बैक्टीरियल ग्रो ना होने के बराबर होता है, उसका में इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि स्वीट प्रोडक्ट है या साल्टी है, उसमें बैक्टीरिया का इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मोस्टली जगह पे हमारे पास जो है वो फंगस का इशू आता है, या फिर मैंने आपको बताया केन से इशू आता है, पैकेजिंग के आता है, या फिर उसके इंग्रेडिएंट से आता है। यूजेज की बात करें, स्टिल मैंने आपको बताया डाइटरी हैबिट्स की बात करेंगे, चॉइस की बात करेंगे, हम उसको मिनिमम यूज करें। अगर वो हमारे पास जैम है तो हम उसको ब्रेड पे जितना यूज कर सकते हैं, वो उसमें कोई इतना इशू नहीं है कि वो बहुत ज्यादा शुगर आ गई है, वो हम यूज कर सकते हैं। बस फिर इसका हल सिर्फ यही है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें। एक क्वेश्चन भी है मिस समरीन का कि देसी घी भी जो मार्केट में है वो प्योर नहीं है, तो उसको भी फिर यही है कि खुद ही घर में बनाए, और वेजिटेबल्स भी खुद गार्डन जो में ग्रो होती नहीं हैं। ले सकते हैं आप उसमें है वो चीजें कि आप पहले तो बात करें, पहले ऐसी था जब सैंपलिंग की जाती थी तो 90% सैंपल जो थे वो कंफर्मेंस शो नहीं करते थे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। अब जो है बहुत सारे सेटअप जो है वो काफी चेंज हो गए। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर का ट्रस्ट डेवलप हुआ है जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है, तो एक बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन स्टिल आपको पता है हमारी पाकिस्तानी कौम है, या बेशक पाकिस्तानी कौम की बात करना करें, हम एशियंस जो है खासतौर पे हम फूड फ्रॉड में बहुत आगे जा चुके हैं, ठीक है। हमें जहां भी चांस मिलता है, जैसे मैडम ने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया कि हम वो प्रिजर्वेटिव शो कर रहे होते हैं जो अप्रूव्ड होता है, जबकि हमने स्टोर में ऐसा प्रिजर्वेटिव रखा होता है कहीं पे छुपा के जो अप्रूव नहीं होता, हमें सस्ते में मिल रहा होता है, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ये है क्योंकि हम फूड फ्रॉड में बहुत आगे हैं, हम उसको कर रहे होते हैं। लेकिन देसी घी में बहुत सारी अब जो फर्म्स हैं वो ओरिजिनल बना रही होती हैं और वो प्रॉपर उसको फॉलो कर रही हैं। हाँ, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं आप क्रीम लें, क्रीम मिल जाती है बहुत सारी जगह से, उसको आप आगे जाके यूज कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, अलग बात है। थैंक यू। अब लास्ट में मिस सारा से कहा था, उनसे उन्होंने बताना था हमें कि प्लास्टिक्स का कौन सा मटेरियल ज्यादा हार्मफुल होता है। उसके बाद हम मैम उज़मा कुरैशी को ज़हमत देंगे कि वो कंक्लूड करें सेशन को। अच्छा, लास्ट आंसर है ये, इधर क्वेश्चन किया गया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी। इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। फूड सिक्योरिटी ये है कि एवरी टाइम एवरीवन हैव एक्सेस टू आप कह सकते हैं अफोर्डेबल फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। हमारे पास हर पर्सन के पास हर टाइम एक अफोर्डेबल प्राइस पे सेफ फूड एम्पल एक्सेस में होनी चाहिए। ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी है कि हम फूड को सिक्योर कर लें। जस्ट लाइक आजकल इश्यू है हमारे पास शुगर का, आप कह सकते हैं शुगर इस वजह से महंगी हो गई है क्योंकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, शुगर कम पड़ गई थी बैकअप में। फ्लोर की बात करें, आटे की बात करें, उसका भी सेम ऐसे इशू था। तो ये चीजें हैं। अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें, फूड सेफ्टी में ये है कि कोई भी हैजर्ड
हमारी खुराक में नहीं आना चाहिए। वो कोई बैक्टीरियल है, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल है, मतलब उसमें कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, या हमारे पास प्रोटोजोआ हम नहीं डिस्कस कर रहे होते। इवन हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं, जो बहुत बड़ा बर्डन है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम है। जोनोसिस की जिसमें हम बात करते हैं, ये जोलॉजी वाले बेटर जानते हैं जोनोसिस को, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको अब हमने इग्नोर किया हुआ है, एक टाइम से हमने उसको इग्नोर किया हुआ है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केमिकल भी एक्सपोजर है या फिजिकल भी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी हमारे पास हैजर्ड्स के हवाले से है। फूड सिक्योरिटी ये है कि हमारे पास वो फूड हर टाइम एम्पल एक्सेस में, अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। Okay, thank you so much for answering almost all the questions. And if Ms. Sara is here, she will guide us about different types of organic plastics and how they are harmful for using in our daily life. And then we conclude our session by inviting Madam Uzma Qureshi. Thank you, Dr. Mariam. Yes, you are. I'm hearing you. Please, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। मैं सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी, जिस मैंने कैंटीन पे बच्चों को प्रैक्टिस करते देखा कि वो डिस्पोजेबल प्लेट्स जो थी वो डायरेक्टली माइक्रोवेव में कैंटीन वाले वो बच्चों को गर्म करके चीजें दे रहे होते हैं। तो हम अभी एक रिसर्च आपकी आवाज हल्की आ रही है, प्लीज काइंडली जरा हम अभी एक रिसर्च कर रहे थे पॉलीमर्स पर। तो ये जो प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल ग्लास जिसमें हम चाय ले रहे होते हैं रूटीन में कैंटीन से, या प्लेट्स माइक्रोवेव हो रही होती हैं, ये इनफैक्ट ना टेफ्लॉन मटेरियल है। टेफ्लॉन मटेरियल है, ये फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होता है जो एक खास रेंज तक सिर्फ ना टेम्परेचर को बियर करता है। राइट। और ये अगर यूजुअली इसकी रेंज है 300 तक, अगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ हो। लेकिन हमने जितना भी सर्वे किया ना, बहुत कम इस तरह के, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में अच्छे वाला मटेरियल टेफ्लॉन का यूज़ किया जाए। तो मार्केट में ज़्यादातर जितनी रेंज अवेलेबल थी ना, इसने अपने क्लेम टेम्परेचर को बियर नहीं किया था। और फिर आप समझ सकती हैं कि ये फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है। जब इसको ये माइक्रोवेव में हीट कर रहे होते हैं, प्लीज अपने आवाज का वॉल्यूम सेट कर लें। मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग दैट दे आर नॉट हियरिंग द वॉइस क्लियरली, और स्पीक लाउडली प्लीज। हाँ जी, तो ये फ्लोरिनेटेड पॉलीमर्स जो हैं टेफ्लॉन, और यही मटेरियल आप यूज करें जो नॉन स्टेकिंग पैन्स हैं कुकिंग के लिए। उसमें भी जो रिव्यू है वो ये कहते हैं कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी की आपके पैन्स है वही यूज किए जाएं, क्योंकि इसमें भी जो फ्लोरिनेटेड मटेरियल है टेफ्लॉन का जो नॉन स्टिकिंग पैन्स में यूज़ हो रहा है, तो अगर उसमें भी मॉनिटर ना किया जाए और लो क्वालिटी की चीज़ें आप यूज़ करें, तो इसका मतलब है डायरेक्टली फूड में पॉइजन दे रहे हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट ना होने की वजह से उसको। मैंने बस इतना ही ऐड करना था कि ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम गर्म फूड को ले रहे हैं, वो जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं उसमें उसकी क्वालिटी को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, खास तौर पे यूनिवर्सिटी के लोग और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्टाफ और वो सारे मेंबर्स जो आते हैं, तो मोस्टली हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं और उसी में ही गर्म चीज़ें प्लास्टिक में ही आ रही होती हैं। और माइक्रोवेव को भी हम प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि घर से हम दूर होते हैं, हमारे पास शीशे के बर्तन या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता। और मैम सारा ने बहुत अच्छा बताया कि नॉन स्टिक पैन्स भी जो हैं उसमें कुछ क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू फॉर करेक्शन। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मिस्टर अब्बास रांझा, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नॉलेज दिया हर चीज़ के बारे में कि कौन सी डाइट यूज़ करनी चाहिए और आजकल कौन कौन से प्रॉब्लम हैं और फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस क्यों है। Thank you so much, and thank you to all my participants for actively participating in this session. I'm very much obliged to Madam Uzma Qureshi for organizing and helping us. And उन्होंने ये भी हमें हेल्प किया है कि ऑनलाइन जो है साथ साथ रेडियो पे भी हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी की, कि जो लोग अभी इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सक रहे वो इसमें रेडियो से हमारी नॉलेज जो या ट्रांसफर हो रही है, इतनी ज़्यादा
न्यूट्रिशन के बारे में, और कोविड से रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि वो अपने आप को इस एरा में जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो कंक्लूडिंग सेशन के लिए मैं मैडम उज़मा कुरैशी को इनवाइट करती हूँ कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। Thank you very much. Can you hear me? Yes, ma'am. Raiji, thank you so much everyone for participating today in this very important talk, and I'm deeply indebted to Mr. Abbas Ranja for sparing so much time for us, and our colleague from India also found time to be here with us. These discussions and such seminars are extremely important, not just from scientific point of view, because most of you are either practitioners in food industry or you are scientists sitting in the universities trying to find solutions to the problem being faced related to food safety and security as well. So it was very, very informative for me. As a layperson, I knew a few things, but I was not sure. But this talk has really clarified so many myths to me. And also I'm sure that other people who've attended this talk can have benefited from it. And we've recorded this and we'll make it available to people who could not attend today. I'm sure they'll find it very useful. Mr. Abbas, I would request you to have more of such sessions with our students independently and with the faculty also, because our university is not just one classroom-based university, and we are primarily a research university. But we want to stay in touch with the industry. We want to know what the reality is and how academia can contribute towards the progress of the food industry. And once again, I would like to extend my deepest gratitude to Ms. Mariam Zain, Dr. Mariam Zain, who has always risen to the occasion and come up with really innovative, good ideas. And she's always tried to reach out to people who are beneficial to the university and to the students. With this very important note, I thank you all, and thank you all for making me part of this. Thank you. Thank you so अच्छा, much, एंड पे मैं थोड़ा एंड पे थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा मैं। जी हम डेफिनेटली थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड डेफिनेटली द मैनेजमेंट टीम, इलियास शाह साहब एंड मैडम्स, यू आर हियर। हम इस पे जो है स्टार्ट कर सकते हैं एक पूरी सीरीज, जिसको हम वीकली बेसिस पे या हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो वन बाय वन डील कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप डिफरेंट एस्पेक्ट को एट ए वन टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप उस चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे होते। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं कि मैं एक जो है न्यूट्रिशनिस्ट को डिस्कस करना चाह रहा था, रोल ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करना चाह रहा था, या फिर हम कैंसर के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे थे, इवन पैकेजिंग के हवाले से मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब पैकेजिंग के हवाले से पता होनी चाहिए। हमारे हाउस होल्ड लेवल पे बहुत सारे फूड सेफ्टी इश्यूज हैं, कॉमन एरर्स हैं जो हमें पता नहीं होती, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम मोर देन 90% जो डिजीज बर्डन है उससे जो कॉप अप हो सकते हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम के हवाले से हम कर सकते हैं डिस्कस। तो हम एक जॉइंट वेंचर के तौर पे इस चीज को लेके जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, इससे डेफिनेटली हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे इनफैक्ट हमारे जो ऑडियंस है वो भी बहुत सारी चीजें लर्निंग करना चाहते हैं, और आजकल कोरोना में जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें तो बहुत सारे जो अवाम है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना टाइम बहुत सारा ऐसा है जो वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, एक अच्छी लर्निंग के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हर एस्पेक्ट को कवर किया जा सके, और एक एक एस्पेक्ट को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। So thank you so much all for participating, and thank you so much Ms. Sunishta as well for participating, especially from India. Thank you so much. And I'm also thankful to Mr. Shehzad Mansoor for hosting that, and Park Nutri Services for organizing that, and because of that almost 98 participants joined this session.
and I hope so that in future these sessions will continue. So with this note that you have to take care of yourself as well as the people around, I'm signing off. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज कम्युनिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा पेश कदम रही हैं और आगे भी रहेंगी, और हमें खुशी होगी कि हम अपने टीम को और अपने स्टूडेंट्स को किसी कम्युनिटी वेल्थ के लिए अगर यूज़ कर सकें तो। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें प्रोवाइड किया ये प्लेटफॉर्म ताकि हम वुमेन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से सब लोग इंटरेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। ठीक है लियाज साहब, मतलब सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अब्बास रांझा साहब हमारे साथ ऑनलाइन है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है और सेशन जो है वो भी मतलब एंड हो चुका है। यस सर, सेशन को कंक्लूड करें सर। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको डिटेल में कर देंगे। अब 7 PM तक टाइम था, टाइम एंड हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि हम सेशन को एंड कर दें। ठीक हो गया सर। इलियास साहब आप ऐसे करें, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक क्वेश्चन बता दें प्लीज, एक क्वेश्चन बता दें। ये जो चिकन है, मुझे एक डॉक्टर ने बात की थी कि जो चिकन बनता है, जब इसको जो खुराक खिलाई जाती है उस खुराक में आर्सेनिक होता है, और वो जब बड़ा जल्दी हो जाता है चिकन, और वो प्रोफेशनली जैसे उसको वो करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जल्दी करते हैं और फिर उसको मार्केट में भेज देते हैं, तो वो जब हम खाते हैं, क्योंकि वो आर्सेनिक उस चिकन की बॉडी का पार्ट बन गया होता है, और फिर हम वो वाला गोश्त खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है, तो वो स्लोली एंड स्टेडीली हमारी बॉडी में जमा होता जाता है। तो इस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो हमारे मुल्क में ये जैसे जहाँ पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे जो खुराक दी जा रही है उसका उस पे भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब मैं तो अकेली नहीं कुछ भी कर सकती। ऐसे इंफॉर्मेटिव जो सेमिनार्स होते हैं या जो अदारे हैं उनके जरिए ये सब काम हो सकते हैं। तो क्या ये बात ठीक है कि ये इस तरह से कैंसर का कॉज जो है, एक ये भी है कि ये हम जब चिकन को खा रहे होते हैं तो ये हमारे बदन का हिस्सा बन रहा होता है? अच्छा, इसमें मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा शॉर्ट सा डिस्कस करना चाहूँगा। होता ये है कि हमारे जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा एरर्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। जो गवर्नमेंट ने 1960s में जाके बनाए थे रेगुलेशंस, उसमें ये था कि 5% जो हमारे चिकन की वेस्टेज है उसको यूज किया जा सकता है फीड के अंदर, ठीक है। अब उसमें था ये कि स्टिल आपको जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज हैं या आर्सेनिक रेसिड्यूज हैं वो नहीं उसके अंदर होने चाहिए। अभी की बात करें, बहुत सारे लेवल पे ये है कि चेक हो रहा होता है आर्सेनिक लेवल जो है उसकी फीड में, क्योंकि फीड से ही आता है। फीड में आर्सेनिक लेवल लाजमी चेक होता है, अदरवाइज फीड इंडस्ट्रीज को सील कर दिया जाता है। लेकिन स्टिल हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ऐसे हैं, शुरू से हमारे हैं एशियन कंट्रीज में, तो वैसे ही एग्रीकल्चर जो है गवर्नमेंट लेवल पे जाए तो बहुत लेजीपन है, ठीक है। ये अभी फूड अथॉरिटीज आई हैं, इन्होंने आके कुछ काम किया है, वेल एंड गुड। अदरवाइज हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है वो बहुत लेजी हैं, उनको चाहिए कि वो मंथली बेसिस पे उसको चेक एंड बैलेंस में ले आए और उसको करें, ठीक है। कुछ लेवल पे है, आपकी बात बिल्कुल है, बिल्कुल राइट है, लेकिन अब जो है ये काफी जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इस पे बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस हो रहा है, फीड की चेक एंड बैलेंस हो रहा है। फीड में जब आर्सेनिक नहीं होगी तो डेफिनेटली चिकन के अंदर नहीं होगी। हाँ, जिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे सिंध की हैं या बलूचिस्तान की हैं, इवन पंजाब की कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप कह सकते हैं पॉल्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें अभी तक भी ये इश्यू है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैं आप इसको डेफिनेटली टाइट करूंगा, ठीक है। जो फ्यूचर में हम ये चाहते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम एक कंप्लेन की थी उसमें भी यही चीज थी कि हमें इन डिपार्टमेंट्स को एक्टिव करने की जरूरत है, इनके ऑफिसर्स को फील्ड में लाने की जरूरत है कि वो वहां पे जाके अपना वर्कआउट करें जिसकी वो गवर्नमेंट से पे ले रहे हैं, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच बास राजा साहब, आपका मतलब बड़ा फ्रूटफुल सेशन रहा और एक बड़ा अच्छा मतलब फूड सेफ्टी डे के हवाले से। तो हम सेशन को फिर कंक्लूड करते हैं अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है। ठीक है रियाज भाई, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।